कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल 2 नंबर एक्सरसाइज बायोलॉजी का देखने वाले हैं, जो साइंस का तीसरा नंबर खंड है ना। तो साइंस के तीसरा नंबर, जिसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद लास्ट में बायोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो बायोलॉजी है जो 2 नंबर एक्सरसाइज है, नियंत्रण और समन्वय। पहला नंबर एक्सरसाइज में हम लोग पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और हम लोग इस सभी के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग जो करने वाले हैं 2 नंबर एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी पे पूरी तरह से आधारित है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने होते हैं, क्वेश्चन हो, आंसर हो या नोट्स क्यों ना हो, ये सारे के सारे माखन एक घी की तरह होता है, जो आपको वो चीज मिलने वाला होता है जो कितना भी कोई किताब पढ़ लिया जाए, लेकिन एनसीईआरटी के टक्कर में आज तक कोई किताब ना हुआ है और ना ही होगा। तो एनसीईआरटी पे पूरा आधारित है और आपको एनसीईआरटी के टक्कर में देने वाला कोई किताब नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी का ही ये आपका रूप है जो पूरी तरह से पढ़ाई होने वाला है। चलिए कक्षा 10th का बायोलॉजी हम लोग पाठ 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर उत्पीड़न, पहले तो जानेंगे उद्दीपन होता क्या है। उद्दीपन के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर उद्दीपन ये होता क्या है। तो इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो पूरी तरह से हमारा कंप्लीट होता है कि आखिर उद्दीपन है क्या, उद्दीपन होता क्या है। तो इसके बारे में शुरुआत करेंगे। पहले बात को समझे तो उद्दीपन उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना को, हमारे शरीर नहीं किसी भी जीव के अंदर किसी तरह से उत्तेजना को आपको दिखाता है। उत्तेजना उसको कह सकते हैं कि किसी चीज को देख करके आपके मन में कुछ खलबली, यानी कि कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन होना शुरू होता है, उसी को उद्दीपन कहें। जैसे मान लीजिए अगर आपको बताते हैं कि किसी मिठाई को देख करके मुंह में पानी आ जाना, किसी अचार या खट्टे चीज को देख करके खाने का मन करना, या नमकीन हो, या किसी को अगर खाना में मतलब मिठाई यानी मीठे चीज खाने का ज्यादा दिलचस्पी हो, या किसी लड़कियों को देखिएगा जो गुपचुप होता है ना, फुचका, गुपचुप खाने में ज्यादा दिलचस्पी होता है। तो उन सभी को जिसको देखने से उसके मन में कुछ खलबली जागने लगे, उसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे लड़का को लड़की के तरफ, लड़की को लड़का के तरफ देखने से अट्रैक्शन बढ़ता है, यानी देखने से, किसी सुंदर चीज को देखने से उसको देखने या देखते रहने या छूने का दिल चाहता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन को लिखेंगे कैसे, विधायी भाषा में या अपने भाषा में, तो उसको ऐसे कहते हैं कि उद्दीपन यानी कि बाह्य संवेदनाओं के द्वारा। अब बाह्य संवेदना मतलब बाहरी, ये अंदर से नहीं होता है, ये बाहर वाले चीज को, किसी चीज को देख करके, सुन करके या सुगंध लेकर के, खुशबू लेकर के ये होता है, बाहरी सुगंध होता है। और बाहरी सुगंध हम कैसे कहेंगे? ये किसी चीज को अगर देख लिए तब होता है, कभी कभी आंख बंद है और किसी चीज को सुने तब होता है, या हमारा आंख कान दोनों बंद है, नाक से हम सुन लिए तब ये हमारे अंदर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल इस तरह से फेस करके, अगर इस तरफ से है, कोई बोला नहीं, किसी का खुशबू सुगंध नहीं मिला, लेकिन हमारे शरीर को कोई, अगर मान लीजिए कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी चीज हो या कोई जानवर क्यों ना हो, अगर हमारे शरीर पे कोई बैठता है, रेंगता है, या कोई मच्छर वगैरह बैठे, या कोई मक्खी अगर बैठ जाता है, या कोई अगर आपके शरीर को सहलाना शुरू कर दे और हमारे शरीर में कुछ खलबली मचना, यानी कि डर की भावना हो या कोई गुदगुदी हो या किसी भी प्रकार के अगर चीज होता है, उसी को हम लोग कहेंगे बाहरी संवेदना जागना। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि बाह्य संवेदनाओं के द्वारा व्यक्तियों या जीवों के शरीर, व्यक्तियों या जीवों के शरीर में अंदर परिवर्तन या कमी आती है, उसी को हम उद्दीपन कहेंगे। उसी को क्या कहते हैं? उद्दीपन। एक कमी भी आ सकता है और एक उत्तेजी मतलब तेज भी, विकास भी कर सकता है, वृद्धि करता है। तो एक परिवर्तन आता है, यानी कि परिवर्तन में कमी आता है या वृद्धि करता है, उसी को क्या बोलेंगे? उद्दीपन कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में एग्जाम्पल आपका लिखी है कि मिठाई देख करके मुंह में क्या आ जाना? पानी आ जाना। मिठाई को देख करके मुंह में जो पानी आता है, एक प्रकार का उद्दीपन होता है। ये तो हम लोग जाने अपने बारे में कि अपने जैसे हो गया नॉर्मल इंसानों के या किसी जीवों के बारे में। अब ये पेड़ पौधा के बारे में हो, क्योंकि पेड़ पौधे भी एक प्रकार के जीव है, तो पेड़ पौधे के अंदर भी ऐसी ही एक उत्पीड़न कर सकते हैं कि उद्दीपन जागता है। अब उद्दीपन पेड़ पौधे के, किसी के दिमाग में आएगा सर पेड़ कैसे देखेगा, पेड़ कैसे सूंघ सकता है, वो कैसे जानेगा कि किसी को देखने के बाद उसको आकर्षण या कुछ होता है, तो वो कैसे उद्दीपन करेगा?
तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे उद्दीपन करेगा और उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। वो कंट्रोले हम लोग पढ़ने वाले हैं, नियंत्रण, यानी कि उसी कंट्रोल के बारे में और समन्वय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पूरा एक्सरसाइज कंट्रोल और समन्वय के बारे में पढ़ना है, यानी कि नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ेंगे और उसी में हम लोग जानेंगे कि आखिर कंट्रोल करेंगे किसको, तो इसी उद्दीपन को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब शुरुआत अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग कि ये अनुवर्तन, और ये अनुवर्तन जो होता है पेड़ पौधों में होता है। अनुवर्तन मतलब जो बदलाव होता है, जो हमारे शरीर के अंदर कुछ खलबली वगैरह कुछ मचता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, उद्दीपन। और उद्दीपन का ही एक रूप होता है अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति जो पेड़ पौधे में होता है, पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे कि अनुवर्तन गति होता है। अनुवर्तन गति कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी बात जानेंगे। पहले हम जानेंगे अनुवर्तन यानी ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या या पेड़ पौधे के अंदर क्या क्या मूवमेंट होगा, बदलाव होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सुनिए यहाँ पर कहता है कि पेड़ पौधे जिस क्षेत्र से, पेड़ पौधे जो है जिस क्षेत्र से, जिस जगह से वायु उद्दीपन को ग्रहण करता है, जिस जगह से, जिस एरिया से अंदर की ओर जो जिस चीज से खलबली करता है, उद्दीपन करता है, उसी क्षेत्र को और मुड़ करके, उसी क्षेत्र की ओर वो मुड़ना होता है, मुड़ करके वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के प्रक्रिया को अनुवर्तन गति कहते हैं। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे आप पेड़ पौधे को कभी देखे होंगे कि प्रकाश को, लाइट को देख करके या जल को देख करके उस तरफ से वो मुख, अपना मुंह होता है या जड़ होता है, उस तरफ की ओर कर लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति वैसे अगर बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वैसे निम्न प्रकार के हम लोग बात करेंगे, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अनुवर्तन गति कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा आता है क्या, गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा होता है रासायनिक अनुवर्तन गति, और चौथा होता है जलानुवर्तन गति। अब प्रकाश अनुवर्तन गति जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक है ना गति, यानी कि जो बदलाव होता है वो गुरुत्वानुकर्षण गति, और तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन गति, और चौथा जलानुवर्तन गति। पहले अगर यहीं पर समझाएं आपको तो देखिए, पेड़ पौधों में जो प्रकाश को देख करके या प्रकाश की वजह से अगर उस तरफ, प्रकाश के तरफ से अपना वृद्धि करे, विकास करता है, या जो परिवर्तन होता है, उसको हम प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, यानी पेड़ पौधे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से अपने शरीर को या अपने आकार में जो परिवर्तन लाता है, उसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति। तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति हम 2 तरीके से समझाते हैं। पहली बात तो यह समझाएंगे कि पेड़ पौधों के अंदर फूल वाले जो होते हैं, जैसे कोई 2 फूल है और एक फूल पे भंवरा गया या तितली गया और दूसरे फूल पे जाकर के बैठ जाते हैं, तो वहां पर ये फूलों पे के जो पास में होता है, तो उसमें अंडाणु और जैसे अंडज वगैरह जैसे होते हैं, वैसे ही कुछ होते हैं, और वो एक से दूसरे पर जाते हैं और जा करके अपना क्या बदलते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद में अपना रूप दूसरे में अदला बदली करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति। इसके बारे में तो पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। वैसे अभी नॉर्मल याद रखेंगे कि जो कोई भंवरे हो या तितली हो, वो किसी से भी परागकण को लेता है, परागकण को लेकर के दूसरे पराग कोष पर जाकर डालता है, और उसी में जो अंडज वगैरह जो बनते हैं, जो फूल में बीज लगते हैं, ये सारे परिवर्तन होते हैं, तो उसी को हम लोग रासायनिक अनुवर्तन गति बोलते हैं। एक होता है जलानुवर्तन गति। अब जलानुवर्तन गति भी आपको बताएंगे कि जो जल को देख करके या जल के यानी कि नमी को देख करके अपने जड़ के जो पतली जो जड़ होते हैं, उस पतली जड़ को उसके तरफ वो और कर लेता है, उसके तरफ वृद्धि, यानी कि जड़ की पानी की तरफ में वो वृद्धि करना, विकास करना शुरू करता है, उसी को बोलेंगे जलानुवर्तन गति। अब चारों के बारे में अगर बात करें तो चारों के बारे में डिटेल से जानते हैं। पहली बात अगर समझेंगे तो प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश अनुवर्तन गति आप फोटो से देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी सूर्य का प्रकाश हमेशा ऊपर की ओर, वैसे होता तो है सुबह में आपको पूरब और शाम के पश्चिम होता है, दोपहर के समय में ऊपर, लेकिन हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से ही आता है और ऊपर से हमारे धरती पर पड़ता है। देखिए अगर मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश हो ऊपर से पड़ता है तो हमारा पेड़ हमेशा स्ट्रेट मतलब सीधा खड़ा होता है। क्या होता है? सीधा खड़ा होता है। लेकिन अगर 2-3 तरफ से या चारों तरफ से अगर घेरा हुआ रहे, बंद किया हुआ रहे
और एक तरफ से अगर खुला छोड़ दिया जाए तो खुला छोड़ने के बाद जो सारा प्रकाश एक तरफ से आया, 3 तरफ से अगर बंद किया हुआ हो कमरा, तो उधर से प्रकाश अगर नहीं आएगा तो पेड़ जो है या पौधा जो है वो किधर से ग्रो करेगा, वो जिधर से प्रकाश आएगा उसके तरफ धीरे धीरे मुड़ मुड़ करके ग्रो करना शुरू करेगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन गति। पहली बात अगर समझे, देखिए कहता है इस प्रकार की गति में पेड़ पौधे, इस प्रकार के गति में, कौन प्रकार, प्रकाश अनुवर्तन गति में, प्रकाश अनुवर्तन गति में, इस प्रकार के गति में पेड़ और पौधे के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, या सूर्य के प्रकाश नहीं, कोई भी प्रकाश, वैसे बॉल वगैरह भी कर सकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसी के दिशा की ओर मुड़ मुड़ करके, यानी कभी नहीं मुड़ जाता है, वो धीरे धीरे करके, वो धीरे धीरे, जैसे सीधा है तो धीरे धीरे करके वो मुड़ना शुरू करता है, धीरे धीरे करके मुड़ मुड़ करके और वृद्धि करना चालू करता है। तो वृद्धि करता है तो उस गति को हम लोग प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे तना है जो उस तरफ पे वृद्धि करेगा जिधर से प्रकाश होगा, पत्ते वृद्धि करते हैं, और जा करके फूल भी है जो उसी ओर में वृद्धि करते हैं। जैसे सूर्यमुखी का नाम सुने होंगे, जो सूर्यमुखी हमेशा सूरज के दिशा में फूलता है, तो सूरज के प्रकाश के वजह से वो अपना दिशा सूरज के मुंह की ओर करता है, इसीलिए उसको सूर्यमुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल यह होता है कि फूल होता है, पत्ती होता है, और तना जो सूर्य के प्रकाश के गति की ओर मुंह करके और उसके तरफ वृद्धि करते हैं, तो उसी को हम प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। आप फोटो से भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो अगला नंबर पॉइंट आता है गुरुत्वानुवर्तन गति। अब गुरुत्वानुवर्तन गति आपको सबसे बेस्ट आता है, ये बिल्कुल क्लियर देखेंगे। जैसे देखिए कोई एक पेड़ है, गमले में पेड़ ले लिए और इस पेड़ को सीधा अगर है तो सीधा जाएगा ही, लेकिन अगर उसको हम गिरा दे, और गिरा देने के बाद ये प्रकाश की वजह से ये नीचे नहीं, ये धीरे धीरे करके ऊपर की ओर मुड़ना शुरू कर दिया है ना, या गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसके जड़ जो है जमीन के नीचे, ऐसा नहीं कि ये गिर जाने के बाद ये सीधे जाएगा आपको आगे की ओर, नहीं, ये आगे की ओर नहीं जाएगा, वो हमेशा सीधे नीचे यानी जमीन के अंदर की ओर जाएगा। और एक गुरुत्वाकर्षण के शक्ति की वजह से होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, जिससे हम लोग गुरुत्वाकर्षण वर्तन गति कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। कहता पौधे के किसी भाग पृथ्वी के गुरुत्वा की ओर, गुरुत्वा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, अथवा उसके विपरीत गति की ओर अगर गति करता हो तो उसको गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे अगर जड़ है, वो पेड़ पौधे के मतलब गुरुत्वाकर्षण वजह से धरती के अंदर जाना होता है, तो इसीलिए वो धरती के अंदर जाएगा। लेकिन फूल पत्ती होते हैं इसके विपरीत मतलब उल्टा जाता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक गुरुत्व मतलब जमीन के अंदर की ओर नहीं जाएगा, इसके उल्टा यानी ऊपर की ओर। जब जड़ नीचे जा रहा है तो उसके पत्ता है, फूल, उसके अगर डाली है, तना है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। तो जड़ नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसको बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति। क्लियर? आराम आराम से अगर चलेंगे तो बिल्कुल देखने में आपको क्लियर होगा और अच्छे तरह से समझ में आपको आने वाला है। अगला अगर बात करें तो तीसरा नंबर होता है रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति, इसी को आपको समझाने की प्रयास कर रहे थे कि रासायनिक अनुवर्तन गति में होता क्या है। पहली बात आपको समझाते हैं, देखिए अगर नॉर्मल अगर इस तरह से समझते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई चीज का आप, जैसे लौकी का आप लत्तर रोप दिए यानी पेड़ रोप दिए। अब लत्तर रोपने के बाद या हो सकता है कि आप किसी भी सब्जी का या किसी फल का आप रोप दिए, उसकी में फूल नहीं लग रहा है, तो हम लोग उसमें दवा, कीटनाशक या रासायनिक की दवा जो होते हैं, केमिकल वगैरह जो दवा होते हैं उसको छींटते हैं, और छींटने के बाद उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फल फूल लगना शुरू हो जाए, तो उसको भी रासायनिक अनुवर्तन गति, क्योंकि वो रासायनिक के वजह से वृद्धि करना शुरू कर दिया, तो रासायनिक अनुवर्तन गति कहेंगे। और दूसरा पॉइंट अगर समझेंगे तो ये समझेंगे कि रासायनिक अनुवर्तन गति, यह गति में रासायनिक उद्दीपनों के कारण, कौन सा उद्दीपन के कारण, रासायनिक उद्दीपन के कारण होता है, और इसमें परागकण यानी एक का परागकण दूसरे के परागकोश पर जा करता है, यानी परागकण के समय परागकण से निकलने वाली जो पराग नलिका होती है उसके बीजांड में अगर होने वाली जो गति होता है, तो उसी गति को हम लोग रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे फूलों में परागकण यानी एक पद से दूसरे पर जाता है, और जाकर के, जैसे आप मान लीजिए कि एक हाइब्रिड वाला है, एक लो ब्रीड वाला है, तो हाइब्रिड वाला लो ब्रीड पर जाता है तो उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग बदलाव करता है, और उसी चेंजिंग बदलाव को यानी उसी उद्दीपन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर पॉइंट देखेंगे कि जलानुवर्तन गति, चौथा नंबर है कि पौधे के अंगों का
जल की ओर होने वाले गति का जलानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में अगर एक तालाब है और दोनों तरफ से आप पेड़ है या आप पौधा लगा देते हैं, तो जिधर से आपका तालाब रहेगा, पानी का स्रोत रहेगा, तो पानी के स्रोत के तरफ ही उसका जड़ है जो वृद्धि करता है। यानी जल की ओर वृद्धि करने वाले जो जड़ होते हैं, उस जड़ के जो विधि, उस प्रक्रिया को हम लोग जलानुवर्तन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन गति कहते हैं। और जैसे में जड़ है जो इसी जल के अनुसार, यानी जल जिधर से होता है उधर की ओर क्या होता है? मुड़ करके वृद्धि करता है। तो ये जलानुवर्तन गति है। क्लियर? चलिए आगे थोड़ा सा अगर बारे में जाने तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज है कि हार्मोन के बारे में जानेंगे, यानी पेड़ पौधों का हार्मोन। अब हार्मोन आपका सबसे बढ़िया बेस्ट होता है पेड़ पौधों के बारे में। वैसे इंसानों के हार्मोन के बारे में तो हम लोग पढ़े, लेकिन पेड़ पौधों के हार्मोन के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होता है कि पेड़ पौधे जिन रासायनिक पदार्थों को ग्रहण करके और वृद्धि एवं विकास करता है, पेड़ पौधे जिन रासायनिक पदार्थों को ग्रहण करता है, लेता है और लेकर के वृद्धि करता है या विकास करता है तथा अपने आप को नियंत्रित करता है, अपने आप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, तो उसे पादप हार्मोन कहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? पादप हार्मोन कहते हैं। और ये हम लोग जानेंगे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन कितने प्रकार के? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सिन होता है ना, ऑक्सिन, उसके बाद जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। और इन सभी के बारे में अगर जाने तो पांचों के बारे में बिल्कुल विशेष रूप में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है ऑक्सिन? तो ऑक्सिन के बारे में देखिए कि इस पादप हार्मोन का खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया था। बिल्कुल याद रखेंगे। कहता ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है, इसका खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया था। और इसे यह जो है इंडोल एसिटिक कहता है कि एसिटिक एसिड के रूप के पाया जाता है। ये जो इंडोल है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसके बारे में बिल्कुल याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड यानी इंडोल के रूप में पाया जाता है जो ऑक्सिन हार्मोन है। अब इसके बारे में कौन कौन से प्रमुख बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसका यूज क्या होता है, एक कौन कौन से कार्य में काम करते हैं, तो इसका काम क्या होता है और काम कौन कौन से काम करते हैं। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है फल फूल वगैरह पकाने में, इसको संग्रहित करके रखने में। तो पहले अगर बात करें तो ये देखेंगे कि ये कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में मदद करता है। यानी कोशिका को बंटवारा करने में, यानी कोशिका को और ज्यादा उत्पादन करने में, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से 4 कोशिका, ऐसे करके कोशिका को विभाजन करने में, बांटने में, और साथ में कोशिका को दीर्घता मतलब ज्यादा समय तक जीने में ये मदद करता है। कौन? ऑक्सिन नाम का हार्मोन। दूसरा पॉइंट कहता है कि तने में के वृद्धि के सहायक है। यानी पेड़ पौधे के जो तने होते हैं, डालियां जो होते हैं, उन शाखाओं को वृद्धि भी करता है, विकास करता है। छोटे छोटे मान लीजिए कि इतना बड़ा पौधा हम लगाए और उस इतना बड़ा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है, वो इसी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। तो यही है जो तने के वृद्धि में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट आता है क्या कि अनिषेचित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। अब अनिषेचित फल किसको बोलेंगे? वैसा फल जो बीज के द्वारा नहीं पनपते, यानी उसका कलम या डाली को काट के उसको रोपते हैं, तो उसको अनिषेचित फल बोलेंगे और उसी में यह सहायक करता है। क्लियर? चलिए आगे थोड़ा सा अगर चौथा नंबर पॉइंट जाने तो बिल्कुल जानेंगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि फलों को पकाने से पूर्व, यानी फल को पकने से पहले गिरने से रोकता है। याद रखिएगा, कभी कभी आपके घर में अगर पौधे हो, पेड़ हो, तो उसमें फल पकने से पहले कीड़ा लग के गिर जाते हैं, या कुछ ऐसे फल होते हैं जो कच्चे में गिर जाते हैं। तो फल को पकने के पहले गिरने से मना करता है, रोकता है कि पहले पकने से पहले मत गिरो। पक जाओ, पकने के बाद तुम गिरो तो चलेगा, लेकिन पकने से पहले तुमको नहीं गिरना है। और ये काम ऑक्सिन नाम का हार्मोन करता है। चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर देखेंगे कि बीजहीन फलों के उत्पादन में मदद करता है। यानी वैसा फल जो बीजहीन है, जिसमें बीज होता ही नहीं है, उन फलों को उत्पादन करने में मदद करता है। तो कई सारे ऐसे फल हैं जिसके अंदर बीज होता ही नहीं है, तो उसका उत्पादन करने में क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि हेल्प करता है। चौथा नंबर के बाद हम छठा नंबर अब देखेंगे कि खरपतवार नाशक का कार्य करता है। यानी जो खरपतवार, जो बेकार तरह से पौधे होते हैं, जो फसल के बाद जो
अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं, और उसी खरपतवार को रोकने में या वृद्धि करने में उसको रोकने का काम करता है, यानी खरपतवार का नाशक उसको बर्बाद करने का एक काम करता है जो ऑक्जिन नाम का हार्मोन करता है। और छठा नंबर के बाद 7वां नंबर है कि कलम रोपाई में मदद करता है। कलम रोपाई किसको बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग बीज को नहीं रोकते, उसको क्या तने या डाली को काट करके और उसको यानी कलम की तरह इतना बड़ा बड़ा कलम की तरह बना लेते हैं और इसी कलम को उसको क्या करके रोपने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कलम रोपाई, है ना। और कलम रोपाई में कौन मदद करता है? ऑक्जिन नाम का हार्मोन करता है। और ये हम लोग आम का पेड़ हो या अमरूद का पेड़ हो या कह सकते हैं कि अगर गुलाब का फूल हो तो उसका भी कलम जाकर के रोपते हैं, तब जाकर के वो बहुत बड़े विशालकाय एक वृक्ष तैयार होता है, निर्माण होता है। तो कई सारे ऐसे हैं। चलिए आगे अगर बात करें हम लोग तो दूसरा नंबर देखेंगे जिबरेलिन्स हार्मोन। अब जिबरेलिन्स हार्मोन क्या होता है, जे सुनिए। कहता इस हार्मोन, इस पादप हार्मोन का खोज 1926 ईस्वी में कहता कि कुरासोवा के द्वारा किया गया था। कौन किया था? कुरासोवा के द्वारा किया गया था। यानी कुरासोवा नाम का जो वैज्ञानिक है उसने 1926 ईस्वी में इस हार्मोन का खोज किए थे। किसका? जिबरेलिन्स पादप हार्मोन का। अब जिबरेलिन्स पादप हार्मोन जो है इसका खोज 1926 ईस्वी में कुरासोवा नाम के जो वैज्ञानिक है उसने किया था और इसे जिबरेलिन्स अम्ल के रूप में पाया जाता है। ये जो है जिबरेलिन्स अम्ल के रूप में पाया जाता है और अभी तक 100 से अधिक जिबरेलिन्स अम्ल की खोज हो चुका है। बिल्कुल याद रखेंगे, आज तक 100 से अधिक जिबरेलिन्स अम्ल का क्या हो चुका है? खोज हो चुका है। और इस जिबरेलिन्स हार्मोन को हम लोग मूर्ख पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन? इसे मूर्ख पादप हार्मोन कहा जाता है, यानी मूर्ख पादप हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका काम की अगर बात करें तो पहला काम सुनिए, ऑक्सीजन के समान जैसे ऑक्सीजन कोशिका को विभाजन करने में और उसका दृढ़तम प्रदान करने में मदद करता है, वैसे ही यह जिबरेलिन्स ये भी मदद करता है। या कह सकते हैं कि जैसे ऑक्जिन नाम का जो हार्मोन है, यानी पहला नंबर हार्मोन ऑक्जिन हार्मोन, जैसे ऑक्जिन हार्मोन कोशिका का विभाजन और कोशिका को दीर्घतम प्रदान करने में मदद करता है, वैसे ही जिबरेलिन्स हार्मोन जो है ये कोशिका के बांटने बंटवारा करने में और साथ में इसको दीर्घतम मतलब लंबे समय तक जीने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि बौने पौधे को लंबे करने में मदद करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उस छोटे हाइट वाले पौधे को लंबा करने में ये मदद करता है, जिबरेलिन्स नाम का क्या हार्मोन। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है इसी में, कहता है तीसरा नंबर कि इसके द्वारा फूलों को खिलने और फल बनने की प्रक्रिया में कहता काम में लगने वाला समय को कम किया जाता है। कहता है कि जिबरेलिन्स ऐसा हार्मोन है जो फूल को बनने में और फूल से जो फल बनते हैं और फल को फूल से फल बनने में जो समय लगता है उस समय को कम करने में मदद करता है, जिबरेलिन्स नाम का हार्मोन। चौथा नंबर में कहता है जिबरेलिन्स हार्मोन कि यह बीजों को कहता प्रस्तुति भंग करके और अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। यानी बीजों के ऊपर जो काठ की तरह जो परतदार परत चढ़ा होता है उसको भंग करके तोड़ करके आप बीज को उस अंकुर से बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये सारे काम जो है कौन करता है? जिबरेलिन्स नाम का हार्मोन। हम बार बार हार्मोन का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको ये हार्मोन के बारे में पता चल जाए कि पेड़ पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला ऑक्जिन, दूसरा जिबरेलिन्स नाम का हार्मोन, है ना। धीरे धीरे करके पांचों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए अगला अगर जानेंगे हम लोग 5वां नंबर कि इसके छिड़काव से बृहद आकार के फल एवं फूल का क्या होता है? उत्पादन क्या आता है। यानी जिबरेलिन्स का छिड़काव जब करते हैं पेड़ पौधे पे तब बहुत बृहद मतलब बड़े बड़े आकार का फल लगते हैं और फूल का बहुत ज्यादा मात्रा में फूल का उत्पादन होता है, यानी बहुत ज्यादा फूल भी लगते हैं और बहुत बड़े बड़े फल लगने की आशंका यानी कि इसमें होता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर जिसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। पहला ऑक्जिन नाम का हार्मोन, दूसरा जो हम लोग जानेंगे वो जिबरेलिन्स नाम के हार्मोन जानेंगे और तीसरा नंबर में साइटोकाइनिन हार्मोन जानेंगे। अब इस हार्मोन में कहेंगे कि इस पादप हार्मोन का खोज मिलर नाम के वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे? मिलर के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। और यह ऑक्जिन और जिबरेलिन्स कौन से ऑक्जिन और जिबरेलिन्स के तरह काम करता है।
जैसे ऑक्सिन हार्मोन काम करता है वैसे ही सेम टू सेम ऑक्सिन और जिबरेलिन के तरह ही ये काम करता है, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन उसी के जैसा ये भी काम करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। अब इसके काम समझिए कि कौन कौन से काम करता है। तो यह भी कोशिका का विभाजन करता है और कोशिका का दीर्घतम में मदद करता है। जैसे ऑक्सिन और जिबरेलिन था कोशिका का विभाजन करता था और कोशिका का दीर्घतम प्रदान करता था, सेम टू सेम यही काम साइटोकाइनिन करता है। दूसरा नंबर देखेंगे कि पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। यानी क्लोरोफिल, आपको बता दें कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो कुछ समय के बाद नष्ट यानी खत्म हो जाता है, तो उसको ज्यादा लंबे समय तक बने रहने के लिए ये मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन। पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिबरेलिन हार्मोन, तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन। और ये पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसे लंबे समय तक बने रहने के लिए ये मदद करता है। क्लियर? आगे सुनिए, कहता है कि पौधों में जिन्नरता के लक्षण को क्या करता है? विलंबित करता है। यानी जिन्नरता नाम का एक अति होता है, उसके लक्षण को ये लंबे समय तक ये जिंदा रखने का काम करता है। कौन? साइटोकाइनिन। आगे अगर बारे में जाने तो देखेंगे हम लोग चौथा नंबर, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड का होता है तो इस पादप हार्मोन का खोज कहता है कि 1961 से 1965 ईस्वी के बीच कहता है कौन से एवं एडी कोट के द्वारा किया गया था। इसमें दो वैज्ञानिक है, एक क्रॉन्स और एक एडी कोट। क्रॉन्स और एडी कोट दो वैज्ञानिक ने मिल करके 1961 से 1965 के बीच में यह हार्मोन का खोज किए, यानी एब्सिसिक एसिड का। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये भी वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन से रोधक? वृद्धि रोधक, यानी ज्यादा दूर वृद्धि करने से ये रोकने का काम करता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। पहला नंबर की बात करें इसके काम के बारे में तो ऑक्सिन और जिबरेलिन के विपरीत, मतलब ऑक्सिन और जिबरेलिन के उल्टा ये विपरीत मतलब काम करता है। कहता कि वो जो है ऑक्सिन और जिबरेलिन एक कोशिकाओं को क्या करता है? विभाजन में और उसको दीर्घतम प्रदान करता था, लेकिन एक इसको विभाजन को रोकने में और दीर्घतम को कम करने में मदद करता है। यानी ये सभी से उल्टा काम करता है। दूसरा ऑप्शन अगर बात करें तो इसमें कहता है कि पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को नष्ट करके और पत्तियों के विलग्नता को बढ़ाता है, यानी खराब होने को बढ़ाता है। खराब होने से यानी ज्यादा खराब करता है। तो जैसे हम लोग तीसरा नंबर देखे थे साइटोकाइनिन में क्या था? साइटोकाइनिन में था कि वो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल को लंबे समय तक जीने में मदद करता है, लेकिन ये पौधों के क्लोरोफिल यानी पौधों में पाए जाने वाले पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल के मात्रा को खत्म करता है, नष्ट करता है और पत्तियों को बेलग्नता मतलब बर्बाद करने में बढ़ाता है, यानी कि बर्बाद कर देता है। आगे अगर बात देखिए तीसरा नंबर में तो यह बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। ये बीज को अंकुरित यानी अंकुरित होने नहीं देता। साइटोकाइनिन क्या होता है? बीज को अंकुरित होने में मदद करता है, लेकिन ये जो है ये जो बीजों को अंकुरित होने से रोकता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि सूखे के स्थिति में, यानी जब सूखा पड़ जाता है तो सूखे के स्थिति में गर्मी खूब लगे, पानी बारिश कम हो या नमी के मौसम में कम रहे तो सूखे के स्थिति में ये रंध्र को बंद करने होने के लिए प्रेरित करता है, यानी रंध्र को बंद करता है। रंध्र को इसलिए बंद करता है ताकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो या कम हो। ताकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है तो पौधे के अंदर जितना पानी होता है वो सारे के सारे बाष्प बन के उड़ जाते हैं, लेकिन जब इसके रंध्र स्टोमाटा अगर बंद हो जाता है तो बाष्पोत्सर्जन यानी पानी बाहर नहीं निकलेगा और उसी पानी को अपने जीने के लिए यूज करता है। कौन? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे में होता कौन है? जिबरेलिन मतलब एब्सिसिक एसिड है ना। अगला नंबर पॉइंट देखेंगे, यानी कि हम लोग पांचवा नंबर आ जाता है। पांचवा नंबर की क्या बोलते हैं? एथिलीन। अब एथिलीन होता है ये फल को पकाने में मदद करता है। फल को पकाने वाला हार्मोन इसी को बोलते हैं हम लोग, यानी कि एथिलीन को। अब इसमें क्या होता है कि इस पादप हार्मोन का खोज 1962 ईस्वी में बर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बर्ग के द्वारा। यानी इसके वैज्ञानिक का नाम है, याद रखेंगे, वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक है कौन? बर्ग नाम के। कहता इस पादप हार्मोन का खोज 1962 ईस्वी में बर्ग के द्वारा किया गया था और यह एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
कहता है एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन, जो गैसीय अवस्था मतलब गैस के रूप में पाया जाता है। बात याद रखिएगा कि फल को पकाने में मदद करता है, इसीलिए फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन को बोलते हैं। ये फल को क्या करने में, ये फलों को पकाने में मदद करता है, इसीलिए फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से एथिलीन को जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर देखिए क्या कहता है। अगला में दूसरा नंबर कहता है कि पादप पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, यानी पेड़ पौधों के पुष्प यानी फूलों के संख्या में वृद्धि करता है, साथ में पत्तियों के पुष्पों व फलों के विलग्न मतलब खत्म होने के लिए प्रेरित करता है, यानी पत्तियों को बर्बाद होने के लिए, फूलों को यानी समय हो जाने के बाद बर्बाद होने का, फल जब हो जाए पक जाने के बाद उसका काम जब हो जाए तो उसको नीचे गिरा देता है और उसको बर्बाद करने में काम करता है। कौन? एथिलीन। क्लियर? चलिए यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो हम लोग जानेंगे क्या, यानी ए नंबर, यानी कि कहता है कि फ्लोरिजिन्स है ना, और एक हुआ टाउन मैटिन। अब ये भी जो आप देखेंगे तो ये भी हमारे पादप हार्मोन में ही आते हैं। अब इसमें क्या जानेंगे कि यह फूलों को खिलने में मदद करता है, ये फूलों के क्या करने में, खिलने में मदद करता है, इसीलिए इसे फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। फूल खिलने वाला हार्मोन किसे बोलते हैं? फ्लोरिजेंस को। फ्लोरिजेंस को फूल खिलने वाला हार्मोन कहते हैं। टाउन मैटिन को भी क्या कहते हैं? या पौधे में हुए कहता है कि गड्ढे, कोई गड्ढा हो या जख्म हो तो जख्म को भरने में मदद करता है। कौन? कहता है कि टाउन मैटिन। टाउन मैटिन पौधों में हुए गड्ढे को और जख्मों को भरने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर? आज यहीं तक, और अगला जो क्लास हमारा होगा वो अगले क्लास बिल्कुल जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, यानी पादप में नियंत्रण और समन्वय। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, बाकी आपका आगे क्वेश्चन आंसर कुछ मिलेंगे वो सारे के सारे कंप्लीट होगा। आज के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय। और अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।